हेलो दोस्तों, एक्सपो क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। चलिए, आज हम लेके आए हैं सीडीपी, ठीक है? यह है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र और इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि। आज के जितने भी प्रश्न हैं वो इन्हीं से संबंधित है और पहला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि अगर आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे तभी पता चलता है कि क्वेश्चन किस लेवल के हैं, ठीक है? और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है। तो प्लीज़ आप सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा हमें। चलिए, देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है। सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रक्रिया की शक्ति ही बुद्धि है। बुद्धि के संदर्भ में दिया गया कथन किसका है? किसका है? यह है थॉर्नडाइक का है, ठीक है? बुद्धि के संदर्भ में जो दिया गया जो कथन है यह है थॉर्नडाइक का। चलिए, बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है ये देखते हैं। चलिए, बुद्धि नवीन पर्यावरण के साथ समायोजन की योग्यता है। बुद्धि नवीन पर्यावरण के साथ समायोजन की योग्यता है। बुद्धि सीखने की योग्यता है। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। बिल्कुल, ये तीनों ही ठीक है। तो ये सभी इसमें आ जाएगा, ये सभी 4 आंसर ठीक हो गया इसका। बुद्धि व्यक्ति की वह समुच्चय या सार्वभौमिक क्षमता है जो उसे उद्देश्यपूर्ण क्रिया करने, तर्कपूर्ण चिंतन करने तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण समायोजन में सहायता करती है। यह किसका कथन है? यह किसका कथन है? यह कथन है वेशलर का, ठीक है? ए ऑप्शन ठीक है, वेशलर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन बुद्धि को निर्धारित करने वाला कारक है? कौन सा कारक है ये देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बुद्धि को निर्धारित करने वाला कारक है? वंशानुगत कारक, वातावरणीय कारक या वंशानुगत एवं वातावरणीय दोनों कारक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। यह है कि वंशानुगत और वातावरणीय दोनों कारक हैं, ठीक है? तो इसका 3 ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, ऑप्शन नंबर 3 ठीक है इसका। यदि व्यक्ति ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया है या सीख सकता है तो उसमें बुद्धि है। बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी? किसने दी? ये यदि व्यक्ति अपने वातावरण के साथ समायोजन करना सीख लेता है या सीख सकता है तो वह बुद्धि उसमें बुद्धि है, ये माना जाएगा। तो ये परिभाषा किसने दी है? ये दी है कोलविन ने, ठीक है? इसका क्या हो गया? 3 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बुद्धि की परिभाषा नहीं है? इसमें बताया है निम्नलिखित में से कौन बुद्धि की परिभाषा नहीं है। ये देखिए, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बिल्कुल ठीक है, ये बुद्धि की परिभाषा है। बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। ये भी बुद्धि की परिभाषा है। जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों से अपना सामंजस्य करने की व्यक्ति की योग्यता ही बुद्धि है। ये भी बुद्धि की परिभाषा है। राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उक्ति बुद्धि है। ये गलत है। तो क्या हो गया इसका? इसका 4 आंसर ठीक हो गया कि इसमें पूछा है परिभाषा नहीं है। तो कौन सी नहीं है परिभाषा? ये 4 परिभाषा नहीं है, ठीक है? चलिए, आगे चलते हैं। जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है, वह है क्या है? स्पेयरमैन का जी कारक या स्टर्नबर्ग की बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। ये क्या हो गया? ये है स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत, ठीक है? तो क्या हो गया इसका? इसका ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो गया इसका।
चलिए आगे चलते हैं। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैली को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों को उपयोग करती है। वह डैश से प्रभावित है, किससे प्रभावित है? वह गार्डनर के बुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है। ठीक है, तो क्या हो गया इसका? गार्डनर के बुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो गया। चलिए आगे चलते हैं। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया? एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? ये बिने ने दिया था। ठीक है, चलिए। तार्किक गणितीय बुद्धि डैश से संबंधित है, किससे संबंधित है? ये है बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित है। जो तार्किक गणितीय बुद्धि है वो है बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित है। 4 आंसर ठीक हो गया इसका। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बुद्धि का प्रयोग अंतरिक्ष यात्रा के दौरान होता है? किसका होता है? ये होता है स्थानिक बुद्धि का। ठीक है, ए ऑप्शन ठीक हो गया, स्थानिक बुद्धि। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से भिन्न होती है, यह कथन निम्न में से किसका है? किसका है? यह है हावर्ड गार्डनर का। ठीक है, एक ऑप्शन ठीक हो गया, हावर्ड गार्डनर का। चलिए, निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? इसमें बताना है एक सुमेलित नहीं है। ये देखिए, एक कारक सिद्धांत किसका है? ये है टर्मन का है। ठीक है, एक कारक सिद्धांत टर्मन का है। और तरल तथा ठोस बुद्धि सिद्धांत किसका है? ये थॉर्नडाइक का नहीं है। ठीक है, ये है कैटल का है। ये कैटल का है। ठीक है, और द्विकारक सिद्धांत किसका है? ये स्पेयरमैन का है। समूह कारक सिद्धांत किसका है? ये थर्स्टन का है। तो क्या हो गया इसका? इसका 2 ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या है? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या है ये बताना है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत है, ये देखिए, सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में 2 प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता, द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता। तो क्या हो गया इसका? इसका 4 आंसर ठीक हो गया। ठीक है, बहुबुद्धि का द्विकारक सिद्धांत है कि सभी प्रकार के जो मानसिक कार्य हैं वो 2 प्रकार के मानसिक कार्यों की आवश्यकता होती है। उसमें प्रथम है सामान्य मानसिक कार्य योग्यता और दूसरा है विशिष्ट मानसिक योग्यता। ठीक है, चलिए 4 आंसर ठीक हो गया इसका। आगे चलते हैं। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के मुख्य समर्थक थॉर्नडाइक थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस सिद्धांत के अनुरूप है? कौन सा है? यह बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। तो क्या हो गया इसका? एक ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समालोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? इसमें नेगेटिव पूछा है, कौन सा संबंध नहीं है? बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं है। यह शोध आधारित नहीं है, या फिर विभिन्न बुद्धियाँ भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं। बिल्कुल, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। ये क्या है? बहुबुद्धि सिद्धांत के संबंध में नहीं है। तो क्या हो गया इसका? 3 ऑप्शन ठीक हो गया। या इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है, ये भी ठीक है, लेकिन क्या है इसका? है 3 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय किसके? सिवाय बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका प्रयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। ठीक है, तो क्या हो गया इसका? 2 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए 2 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए,
आजकल बुद्धि परीक्षण का प्रयोग यानी कि आजकल बुद्धि परीक्षण का जो उपयोग है शिक्षा जगत में हो रहा है, बुद्धि परीक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग बालक के विकास के दृष्टिकोण से सही नहीं है? ये पूछा है, कौन सा सही नहीं है, ठीक है, नहीं है पूछा है। ये देखिए शैक्षिक मार्गदर्शन, बिल्कुल ये है जो आजकल जो बुद्धि परीक्षण होता है वो शैक्षिक मार्गदर्शन के लिए हो रहा है। लेकिन इसमें नेगेटिव पूछा है, हमें नेगेटिव बताना है। बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर अधिक बुद्धि वाले बालकों पर अन्य बालकों की तुलना में से ध्यान देना, बिल्कुल ये ऐसा, ये सही नहीं है, ठीक है। तो 2 ऑप्शन ठीक हो गया इसके, क्योंकि हमें आंसर मिल गया है, 2 ऑप्शन ठीक है। इसका आगे के भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अच्छी अधिगम प्रणाली के प्रयोग के लिए बुद्धि परीक्षण करना क्या है? अच्छी अधिगम प्रणाली के प्रयोग के लिए बुद्धि परीक्षण करना, बिल्कुल। बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण करना, बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या नहीं है, ये नहीं है, इसका सेकंड ऑप्शन ठीक है इसमें, क्योंकि नेगेटिव पूछा है तो सेकंड नेगेटिव में आ गया। चलिए अब देखिए, 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है। मानसिक आयु डैश होगी, क्या होगी उसकी मानसिक आयु डैश क्या होगी? ये देखिए, ये पहले इसका ये देख लेते हैं नीचे वाला, तब हम इसका वो दिखाते हैं। देखिए, बुद्धि लब्धांक प्राप्त करने का सही सूत्र क्या है? मानसिक आयु अपॉन, इसमें बटे में आ जाएगा कालानुक्रम आयु और फिर गुणा 100, ठीक है। तो हमारा ये आ गया इसका, इसकी जो, तो इसमें ये फार्मूला लगाएंगे हम, इसमें फार्मूला लगा के देखेंगे क्या है ये। हमारी मानसिक आयु क्या है? हमें इसकी मानसिक आयु निकालनी है। तो इसकी मानसिक आयु क्या है? 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, तो उसकी मानसिक आयु कितनी हो जाएगी? 12 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब हमने इसका बता दिया, इसका जो आंसर है बुद्धि लब्धांक का सूत्र कौन सा है? मानसिक आयु अपॉन कालानुक्रम आयु इंटू 100, ठीक है। एक ऑप्शन ठीक है इसमें। चलिए, फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने एवं उनके साथी साइमन ने बुद्धि के मापन के आधार के लिए किस सर्वाधिक उपयुक्त माना है, या किसे सर्वाधिक उपयुक्त मानना है? किसे माना है सबसे ज़्यादा उपयुक्त? बच्चों की रुचि को या बच्चों के निर्णय, स्मृति, तर्क व आंकिक जैसे मानसिक कार्यों को? तो 2 ऑप्शन ठीक हो गया। इससे क्या माना था इनसे? अल्फ्रेड बिने ने माना है कि और साइमन ने माना है कि बच्चे के निर्णय, स्मृति, तर्क व आंकिक जैसे मानसिक कार्यों को क्या सर्वाधिक उपयुक्त माना है। 2 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए अब इसे देखते हैं। यदि किसी बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है और वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धांक कितना होगा? इसका बुद्धि लब्धांक बताना है, क्या है? चलिए देखते हैं क्या है। देखिए, हमें इसका वो बताना है, बुद्धि लब्धांक बताना है इसका। तो हमें इसका फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा? ये देखिए, इसका फॉर्मूला लगाएंगे, मानसिक आयु अपॉन कालानुक्रम आयु और इंटू 100, ठीक है। तो इसकी हमारी मानसिक आयु कितनी है? ये है हमारी मानसिक आयु है 12 वर्ष, और वास्तविक आयु हमारी कितनी है? 10 वर्ष, ठीक है। तो इंटू 100 आ गया हमारा, ठीक है, इंटू 100। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये देखिए, 0 में से 0 चली जाएगी 100 की, तो 10 बचेगा, ठीक है। 10 से कम 10, और फिर हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। तो हमारा 120 है। चलिए यदि आप 8वीं कक्षा के अध्यापक हैं, चलिए आप 8वीं कक्षा के अध्यापक हैं, आप इस कक्षा के एक छात्र का बुद्धि लब्धांक 130
से अधिक पाते हैं तो इसका अर्थ है कि वह बालक क्या है, डैश है, वह बालक है कि अति श्रेष्ठ है वह बालक। ठीक है, अति श्रेष्ठ, जो हमारी जो अति श्रेष्ठ की क्या कितनी हो गई, अति श्रेष्ठ का है 130। ठीक है, 130, तो इसमें 130 आ गया। ठीक है, चलिए 130 से ऊपर की जो आयु है, जो बुद्धि लब्धांक होगा हमारा 130 से जो अधिक है वो अति श्रेष्ठ में आ जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस कथन से बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है, किससे पता चलता है? व्यावसायिक मार्गदर्शन में बुद्धि परीक्षण की भूमिका अहम होती है। बुद्धि परीक्षणों द्वारा प्रत्येक छात्र की सही उन्नति के मार्ग को प्रशस्त किया जाता है या अनुसंधान के विभिन्न घटकों का चयन करना होता है। तो भी एक प्रकार बुद्धि भी एक आधार होता है ताकि कम से कम त्रुटि हो। तो क्या होगा इसमें, क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा उपरोक्त सभी, ये सभी सही हैं। ठीक है, उपरोक्त सभी। चलिए, आजकल देखिए, आजकल बुद्धि परीक्षण का उपयोग शिक्षा जगत में व्यापक रूप से हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा जगत में बुद्धि परीक्षण के सदुपयोग का एक उदाहरण है? कौन सा है ये देखिए, ये है बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रवृत्ति सुनिश्चित करना। बिल्कुल ठीक है, बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों के लिए अधिगम प्रणाली का चयन करना, बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों को परामर्श देना। ठीक है, ये तीनों ही ठीक आ जाएंगे इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा ये सभी। ठीक है, ये सभी 4 आंसर ठीक है इसका। चलिए आगे देखते हैं। एक अच्छे शिक्षक के रूप में व्यक्ति को बुद्धि परीक्षण के परिणाम जानने के बाद निम्नलिखित में से किस व्यवहार से बचना चाहिए, ये बताना है। किस व्यवहार से बचना चाहिए? ये बचना चाहिए कि परिणाम के आधार पर सुधार के लिए परामर्श देना। बिल्कुल ये गलत है। ये परिणाम के आधार पर कम बुद्धि वाले बच्चों का चयन कर उन्हें कठिन कार्य करने से रोकना, तो ये ठीक है। ठीक है, तो इसका 2 ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन डैश के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। किसके? बुद्धि के वितरण। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, बुद्धि के वितरण। 2 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए फटाफट देखते हैं क्वेश्चन। बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता डैश कहलाती है। क्या कहलाती है? ये इसी से पता चलना है कि जहाँ पर पशु, खनिज, पेड़ पौधे, वो सब कहाँ से आ जाएंगे? ये सब क्या है? ये प्रकृति से संबंधित है। तो इसमें क्या आ गया? ये प्रकृति। ठीक है, प्रकृति बुद्धि। 2 ऑप्शन ठीक हो गए इसमें। सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द डैश के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। किसके द्वारा? ये है जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत। ठीक है, क्या हो गया इसका? ए ऑप्शन ठीक हो गया एक। चलिए आगे चलते हैं। रेवन का प्रोग्रेसिव मेंटिसिस परीक्षण डैश परीक्षण का उदाहरण है। कौन सा है? संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक। तो क्या हो गया इसका? 4 आंसर ठीक हो गया इसका। चलिए, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? कौन सी हो सकती है? ये हो सकती है कि शल्य चिकित्सक। ठीक है, शल्य चिकित्सक। एक ऑप्शन ठीक हो गया इसमें। बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का
वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को डैश है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को डैश है। क्या करता है? ये करता है कि स्वगरिमा को घटाता है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को प्रभावित नहीं करता। तो क्या हो गया इसका? 2 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए आगे चलते हैं, फटाफट देखते हैं क्वेश्चन। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? कौन सी है? यह है कि बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। ये क्या है? ये इसकी आलोचना है। ठीक है, चलिए एक ऑप्शन ठीक हो गया। जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है, वह है क्या है? स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। तो क्या हो गया इसका? 2 ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए ये देखिए, एक 11 वर्षीय बच्चे ने स्टैनफोर्ड में बुद्धि मापनी 130 अंक पाए। मान लीजिए कि वह एक सामान्य संभाव्य वर्ग क्या 100 तथा 15 और तो उन 11 वर्षीय बच्चों के प्रतिशत की गणना कीजिए जिसमें क्या है? जिनसे इस बच्चे के बेहतर अंक प्राप्त हो सकें। किसमें? यह है 90% में आ जाएगा इसमें। ये 130 अंक किस में आ जाएंगे? 98% में आ जाएंगे। ठीक है, 98%। 3 ऑप्शन ठीक है इसमें। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हार्वर्ड गार्डनर के बहुविध बुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है? कौन सा करता है? ये करता है कि मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण को। ठीक है, तो क्या हो गया इसका? 3 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। 3 ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है? कौन सी है? यह है गतिक बुद्धि की आवश्यकता है। 3 ऑप्शन ठीक है इसमें। बुद्धि की स्पेयरमैन परिभाषा के कारक जी है। क्या है? कारक जी किस में आ जाता है? सामान्य बुद्धि में आ जाता है। कारक जी किस में आ जाएगा? जो इस बुद्धि के स्पेयरमैन की परिभाषा है, कारक जी आ जाता है सामान्य बुद्धि में। तो क्या हो गया? 3 ऑप्शन ठीक हो गया। संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? किसके साथ? ये है अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक बुद्धि के साथ संबंधित हो सकती है। तो एक ऑप्शन ठीक हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो बुद्धि के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देता है वह हो सकता है। क्या हो सकता है? ये हो सकता है अंतःवैयक्तिक। ठीक है, अंतःवैयक्तिक हो सकता है। 2 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए फटाफट देखते हैं। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? ये है बहुबुद्धि आयामी और इसमें कई पहलू निहित हैं। तो क्या हो गया इसका? इसका हो गया 4 आंसर, क्योंकि यह बहुबुद्धि आयामी है और इसमें कई पहलू क्या है? उपयुक्त हैं। ठीक है, तो 4 आंसर ठीक हो गया इसका। चलिए हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित का मिलान कीजिए। निम्नलिखित का मिलान करना है, ये देखिए। चलिए बुद्धि का एक तरफ बुद्धि के प्रकार दिए गए हैं, एक तरफ दिए गए हैं अंत अवस्था। ठीक है, संगीतात्मक इसमें आ जाता है, ये आ जाता है वायलिन वादक में। ठीक है, वायलिन वादक में। ये भाषिक आ जाते हैं। भाषिक किस में आ जाता है? भाषिक आ जाएगा, कवि में आ जाएगा। अंतर्वैयक्तिक किस में आ जाएगा? अंतर्वैयक्तिक आ जाएगा, ये मूर्तिकार में आ जाएगा। स्थानिक किस में आ जाएगा? स्थानिक आ जाएगा, खिलाड़ी में आ जाएगा, स्थानिक। ठीक है, तो क्या हो गया इसका? 4 2 5 3, ये इसका 4 आंसर ठीक हो गया। ठीक है, इसका 4 आंसर ठीक हो गया।
ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।